सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी के ऊपर काफी समय से क्वेश्चंस आ रहे हैं और लगातार मैंने इस स्टॉक को स्टडी किया है और आज स्टडी करने के साथ ही इस पे एक वीडियो आपके सामने हाजिर है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल हर एक चीज को देखने के बाद टेक्निकल देखेंगे और पता करेंगे किसके लिए ये स्टॉक बेटर है और किसके लिए नहीं है, किन टाइप के इन्वेस्टर या ट्रेडर को इसे देखना चाहिए और यहां पर कितना रिस्क हो सकता है और क्या संभावनाएं बनेगी, सारा एनालिसिस होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज सूर्योदय की और आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनके नाम आपने पीछे लिखे हैं उनका नाम भी वापस लिखिए, वो भी हमारे पास नोट रहेंगे और हमें पता चलेगा ज्यादातर डिमांड किस टॉपिक पे ज्यादा है, उसका वीडियो पहले आएगा। जो भी डिस्कशन हो उसको अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए। अगर आपके पास एडवाइजर है, नहीं है तो वीडियो से लर्निंग लेकर अपने डिसीजन को अगर आप ले सके तो अपने बुद्धि विवेक से उसका काम भी आप कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की। कंपनी का डाटा आपको दिख रहा होगा, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। लिस्टिंग के बाद में क्या होता है, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद एक बड़ी फॉल आती है और स्टॉक देखिए अपने हाई से 73-74% टूट जाता है। अभी भी अपने हाई से लगभग जो है स्टॉक वो 50% डाउन पे हमें मिल रहा है, लगभग 50% डाउन अभी भी स्टॉक जो अपने हाई से अपने को मिल रहा है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्या यहां पे कुछ अपसाइड मोमेंटम या क्रिएट हो सकता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कंपनी के फंडामेंटल्स को। अब चल रहे हैं हमारे सामने सूर्योदय के यहां पर फंडामेंटल्स। अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल देखें, पता चलेगा 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। उस टाइम ये एक एनबीएफसी की तरह काम कर रही थी और यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सर्विस जो 2017 से कंपनी ने स्टार्ट की है। लगभग 6-7 साल अभी इसको हुए हैं, ज्यादा पुराना स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है। एज द एनबीएफसी कंपनी 2008 से काम कर रही है। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये कंपनियां बहुत सारी है, आज की डेट में बहुत सी कंपनियां हैं। ये पहले उसका काम करती थी, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है और यहां पर इसके पास 2 मिलियन का कस्टमर बेस है। 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कंपनी का बिजनेस है और काफी बड़ा बिजनेस नेटवर्क अभी की डेट में कंपनी का बन चुका है। आगे इसके डाटा को समझने की कोशिश करिए। यहां पर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप, कहां से कितना आपका रेवेन्यू आता है। 82% का सेगमेंट जो है वो रिटेल बैंकिंग से है, ट्रेजरी में 11 और कॉर्पोरेट से लगभग 4.9 का है। तो यानी ज्यादातर फोकस रिटेल बैंकिंग पे कंपनी का रहता है। लोन ब्रेकअप समझो, माइक्रो फाइनेंस में 60% कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, रिटेल के अंदर 27% और यहां पे फाइनेंस इंटरमीडिएट ग्रुप में 11% का लोन ब्रेकअप है। यहां पे लोकेशन वाइज ब्रेकअप समझो, महाराष्ट्र में कंपनी बहुत एक्टिव है, 22% रेवेन्यू वहां से आती है, ओडिशा से 17%, तमिलनाडु से 22%। महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों इक्वल है और उसके बाद में नंबर आता है ओडिशा, गुजरात और अदर स्टेट्स का। ओडिशा और गुजरात में काफी एक्टिव है, देन मध्य प्रदेश, कर्नाटका में काफी अच्छी एक्टिव है, लेकिन सबसे बड़ा एक्टिवेशन तमिलनाडु, महाराष्ट्र यानी साउथ इंडिया या आप कह सकते हो वेस्ट और साउथ इंडिया में ज्यादा एक्टिव है कंपनी। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र का बिजनेस जो वो इस कंपनी का काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, तमिलनाडु भी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। ओडिशा ये हमारे लिए एक वेस्ट साइड का, सॉरी ईस्ट इंडिया के साइड का बिजनेस कह सकते हो, उस टाइप का बिजनेस भी हो गया जो भी अच्छा कर रही है कंपनी। यहाँ पे डिपॉजिट ब्रेकअप को समझो, महाराष्ट्र 39% और तमिलनाडु से 21%। महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की ये आप देखिए डिपॉजिट कितनी जबरदस्त है। उसके बाद में दिल्ली का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, कंपनी के एक्सपेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से। कर्नाटका और गुजरात से भी अच्छा डिपॉजिट है। बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है जो अभी आपको अवेलेबल है। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1850 करोड़ के आसपास का, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। प्राइस 170 चल रहा है और बुक वैल्यू ही 150 रुपीज के आसपास है। कंपनी की बुक वैल्यू ही उसकी इतनी आ रही है, यानी कंपनी जो है उसको हम ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। स्टॉक का पी 9 के आसपास चल रहा है। आरओसी, आरओई भी ठीक ठाक कहा जाएगा। इसमें देखिए हमेशा जो बैंकिंग बिजनेस होता है उसमें आरओसी ज्यादा मैटर करता है आरओई से, क्योंकि आपकी इक्विटी पे आप ज्यादा काम नहीं करते हो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप ज्यादा काम करते हो, तो हमेशा ये देखा जाता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। डेट ये इस पे होगा 5 के आसपास का, ठीक ठाक कह सकते हैं, खराब नहीं है। अनप्लेज है प्रोमोटर की होल्डिंग, अच्छी बात है, लेकिन ये प्लेज होना भी खराब चीज है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की जबरदस्त दिख रही है, यहाँ पे काफी अच्छी नजर आ रही है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.26 है, यानी कंपनी लगभग उतनी ही मार्केट कैप रखती है जितनी की सेल्स कर रही है, तो बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। एक बिजनेस ऐसा है, सही प्राइस पे मिले तो इसको एक्यूमुलेट के लिए देखा जाता है। पीजी रेशियो अच्छा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पे माइनस में रहा है, जो मैं नोट करना होगा। ईपीएस देखिए 18 रुपए का, यानी अगर 180 रुपीज में मैं इस स्टॉक को लेता हूं, 170, 180, 150, तो भी मेरा 11-12% का ईपीएस हो जाता है। यानी 11-12% में करंट मार्केट प्राइस से ईपीएस का यील्ड जो है वो निकाल पा रहा हूं, ये भी मुझे समझना होगा। ये चार्ट मुझे ऐसा बता रहा है, ये डाटा मुझे ऐसा बता रहा है।
स्टॉक का पी 9 के आसपास है, इस इंडस्ट्री का पी ही 13 के आसपास है, यानी कि लगभग 40-50% अपसाइड तो ये अगर अपनी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने जाए तो भी मिल सकती है, ये हमें पता चलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज हमारे पास यहां पता चलता है क्वार्टर रिजल्ट्स में। इसको हमें समझना होगा, यहां पर हमें दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सबसे पहले एनालाइज करने हैं। तो 2021 को देखिए, 2020 को देखिए, प्रॉफिट्स देखिए, यहां पर देखिए प्रॉफिट्स कितने थे, 1 करोड़ 5 करोड़। उसके बाद में दिसंबर 22 में आइए, यहां पर हमने देखा सेल्स अच्छी है, सेल्स ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट जबरदस्त ग्रोथ करते हैं। दिसंबर 23 में आइए, सेल्स गजब हो गई, प्रॉफिट और गजब हो गई। इन चीजों को हमें समझना होगा। और बैंकिंग बिजनेस में देखिए बहुत सी चीजें देखी जाती है, कासा देखना होगा, यहाँ पे एलडीआर देखना होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम देखना होगा, बहुत सी चीजें। मैं इतनी डीप एनालिसिस नहीं कर सकता और ना वो मेरे लिए संभव है कि मैं 15-20 मिनट के वीडियो वो सारी चीज बता दूं। बहुत डीप एनालिसिस होती है बैंकिंग बिजनेस की। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस डाटा से हम क्या क्या कैच कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं और उसी को मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर इसका ईपीएस आप देखेंगे, राइट नाउ देखिए कंपनी का हाईएस्ट एवर ईपीएस जो पोस्ट हुआ है, दैट्स गुड साइन। अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे आपको पता चलेगा एनपीए इसके कम हुए, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, बट अगर आप पिछले कई साल से कंपेयर करें तो इसी क्वार्टर में 4% का था, वो सिर्फ 3% के आसपास रह गया है। नेट एनपीए देखें, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखें तो 1.42 है, जो कि लगभग ठीक ठाक कही जाएगी पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल से काफी अच्छी यहां पे इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपनी सेल्स बढ़ा रहा है, जो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, जो अपने एनपीएस को कम कर रहा है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब भी कोई नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत सी चीजों को और भी एनालाइज करना होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ईयरली पीएनएल को हमें समझना होगा। तो 2018-19 से लेके आप इसकी लगातार ग्रोथ समझिए, किस तरीके से ग्रोथ रही है इसकी, और ये आपको ग्रोथ नजर आ रही है। अब इसके आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ को देखिए, 2018 के बाद से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कैसे रही है, और ईपीएस देखिए 18 रुपए का ट्रेलिंग 12 मंथ में ईपीएस है। इससे पहले ऐसा ईपीएस 2020 में सिर्फ 12 रुपए के आसपास था, जो अच्छा दिख रहा था। उससे पहले कोई खास ईपीएस नहीं थे। तो 18 रुपए के लगभग का आपका ईपीएस हो जाता है। मार्केट कैप इसकी कंपनी की देखिए आपने देखी थी 1800 करोड़, और लगभग 1500 करोड़ की कंपनी सेल्स कर रही है। ये हमें समझनी होगी ये सारी चीजें। अगर आप फाइनेंस मार्जिन को देखना चाहें, हालांकि फाइनेंस मार्जिन को बहुत डीप एनालिसिस करनी होती है, हम उसको नहीं समझ सकते, फिर भी आप देखें तो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल मार्जिन कैसे रहे हैं इस कंपनी के। तो यहाँ पे आपको एक अनुमान लग जाता है। और अच्छी चीज क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम से इस कंपनी की रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और फाइनेंस मार्जिन से बैंक को इतना फायदा हो ना हो, अदर इनकम से ही मेन जो है वो बैंकिंग की कमाई होती है, बहुत बड़ी कमाई होती है उनकी। अब इस चीज से कई लोग डिसएग्री कर सकते हैं, यू मे हैव योर ओपिनियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स देखिए गजब रही है, पिछले कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल, 10 साल, 3 साल, हर एक डाटा गजब रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ काफी गजब रही है 3 साल में, हालांकि इतनी अच्छी नजर नहीं आती, बट लुक एट दिस, ये काफी अच्छे नंबर्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये कुछ एक्सेप्शनल नंबर्स भी होते हैं जो आगे मेंटेन नहीं रह पाते। तो हमें ऐसा नहीं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिना हम अपने रिस्क को क्लियर करें इन्वेस्टमेंट कर दे तो दिक्कत हो जाती है। आगे समझिए, यहां पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर का डाटा अवेलेबल होगा नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 5% के आसपास है, कुछ खास है नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसको समझिए, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगातार यहां से कम करी है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, और इसे हमें समझना होगा। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। और ये होल्डिंग गई किसके पास है, एफआईआई के पास गई है? नहीं, एफआईआई ने भी माल बेचा है। हालांकि पिछले एक क्वार्टर में एफआईआई ने थोड़ा बहुत माल उठाया है, लेकिन वो माल डीआईआई ने यहाँ पे बेचा है। 18% से उन्होंने 17% करी है। यानी बड़ा माल अगर आप कहो तो वो पब्लिक के पास है, लगभग 60% के आसपास। जो एफआईआईज, डीआईआईज, प्रमोटर्स, उनके पास सिर्फ 35-40% की ही होल्डिंग है, ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 40% के लगभग की होल्डिंग है, ज्यादा नहीं है, ये हमें समझना होगा। पब्लिक के पास काफी अच्छा माल है, और यहाँ पे 94,000 शेयर होल्डर्स हैं। अब उसको पब्लिक कैटेगरी में डाला गया, हो सकता है कुछ बड़े प्लेयर हो पब्लिक कैटेगरी में भी होल्ड कर रहे हो, बट ये रियलिटी है। प्रमोटर्स के पास अच्छा माल नहीं है, एफआईआईज के पास ठीक ठाक है, डीआईएस के पास काफी अच्छा माल कहा जाएगा, जो कि बराबर ही है लगभग प्रमोटर्स के। तो इन दोनों का मिला के लगभग प्रमोटर के बराबर आता है, और पब्लिक जो है वो लगभग 57-58% का स्टेक यहाँ पे होल्ड करती है। अगली बात करते हैं, उससे पहले एक चीज और चलते हैं कि यहां पर देखिए शेयर गिरा था, शेयर अपने हाई से बुरी तरह गिरा। पब्लिक की होल्डिंग उस समय देखिए कितनी कम थी, यहां पे आपको दिख रहा होगा। और पब्लिक गिरते हुए शेयर में पैसे लगाती है और उसको बैठना नहीं जानती। पैसे तो लगा दिए, बैठना होता है तब जाके बड़ा पैसा बनता है, वरना आप अपनी कॉस्ट पे निकलते हो, फायदा कुछ नहीं मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम यहां पर सीधे चार्ट पे, लेट्स डू चार्ट पे चर्चा।
नाउ हमारे सामने चल रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का वीकली चार्ट। इस चार्ट को हमें एनालाइज करना है, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे हुआ क्या है, ताकि हम क्लियर चीजों को देख पाए, अपने ओपिनियन को बना पाए। लिस्टिंग होती है स्टॉक की लगभग 300 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट नहीं होती 300 पे, वहां से शेयर बुरी तरह गिरा, 74% स्टॉक पानी हो गया, खत्म हो गया, 74% की कहानी खत्म, और लगभग 80 रुपए के आसपास इस कंपनी ने बॉटम बनाया। वहां से स्टॉक की एक जर्नी रही अच्छी वाली, और अभी रिसेंट में 195 के आसपास एक रेजिस्टेंस इसने देखा। अगर इसी रेजिस्टेंस को मैं पीछे देखूं तो ₹195 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस रेंज के आसपास जाते ही एक बिग रेजिस्टेंस इसको देखने को मिल जाता है, ये हमें पता चला। अब देखिए अच्छी बात फिलहाल क्या है कि इस रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर है उसको वो खींच रहा है कि भाई जिसको बेचना है अभी बेच लो, क्योंकि 195 के बाद ये कहता है कि मैं नए लेवल के ऊपर चला जाऊंगा, मेरे में एक अनोदर तेजी बन सकती है। अब यहां पर इसने सपोर्ट क्या बनाया है, नीचे में ₹140 का इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है कि अगर मैं इसके नीचे आऊं तो मेरे में दिक्कत है। पीछे भी आप देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के नीचे जो है स्टॉक ने काफी अच्छी दिक्कतें दिखाई है। तो अभी रिसेंट का जो सपोर्ट है उसमें 140 को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। करंट मार्केट प्राइस 170 के आसपास अभी फिलहाल स्टॉक का ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट का फिलहाल ट्रेंड हमें क्या पता चला, अगर हम वीकली ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है वो हमारे सामने बड़ा क्लियर हो गया, साइडवेज टू पॉजिटिव, साइड टू पॉजिटिव। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड टू पॉजिटिव। ये साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, जो कि एक अच्छा साइन हमें दे रहा है। आगे बात करते हैं इसी कंपनी के ऊपर हम मंथली चार्ट की। चलिए इस डाटा को हम हटाते हैं और यहां पे समझते हैं कंपनी का मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है। ये देखिए दिस इज द मंथली चार्ट, और यहां पे एक शानदार फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। पहले तो ये समझिए कि जिस तरह से गिरावट थी यहाँ पे लगातार आपको दिख रहा होगा, शानदार गिरावट हुई, और यहां पर इंडिकेशन आने शुरू हो गए थे कि बॉटम बन रहा है। यहाँ पे साइडवेज चला गया, स्टॉक साइडवेज जाने के बाद एक ब्रेकआउट करता है तो हर किसी को पता चलता है कि वहां पे कुछ होने वाला है। अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास जो है स्टॉक ने देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्राइस एक्शन करे हुए हैं, और इस रेंज में 140 रुपीज का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहां से ऊपर जाने के बाद स्टॉक 195 जाके अगेन रीटेस्ट करने आता है और अगेन अब ऊपर जाने की तैयारियां कर रहा है। तो 140 हमारे पास मंथली चार्ट पे भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। मंथली चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि एक राउंडिंग बॉटम सा बन के स्टॉक जो है ऊपर निकलने की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे कि टेक्निकल में कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहा जाता है। तो वहां पर भी 195 के ऊपर अच्छे मोमेंटम या अच्छे मूव जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो राइट नाउ अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात कर लूं, यहां पर द मंथली चार्ट का जो ट्रेंड है वो क्या है, तो उसमें भी मुझे पता चला कि साइडवेज टू बुलिश है, साइडवेज टू पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, साइडवेज टू पॉजिटिव हमारे पास ये ट्रेंड है। तो ये भी ट्रेंड काफी अच्छा नजर आ रहा है कि साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम पैसे डाल दें वो हमें अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। ये हमें क्लियर हो गया, वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड अच्छा है, मंथली पे भी अच्छा है, और ये भी हमें पता चल रहा है कि 195 हर जगह हमारे पास वैलिडेट हो रहा है और 140 भी हर जगह हमारे पास वैलिडेट हो रहा है। तो इस रेंज में फिलहाल स्टॉक कैप्चर्ड है, पीछे भी रहा है और अभी भी रह रहा है। देखो पीछे भी इसी रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक कैप्चर था, और अभी भी इसी रेंज के अंदर जो है वो स्टॉक आपको दिख रहा होगा, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इससे कहीं भी निकलता है तो स्टॉक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी अगर स्टॉक इसके नीचे आ गया तो फिर नीचे का गेट खुल सकता है, और स्टॉक अगर इस रेंज के ऊपर चला गया तो फिर ऊपर का गेट खुल सकता है। तो ये फिलहाल साइडवेज हो चुका है। अब इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, हमें और आइडिया लग जाता है डेली चार्ट क्या बोलना चाहता है। डेली चार्ट पे देखिए मैंने साथ में आपके लगा रखा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट बनाकर स्टॉक ऊपर जा रहा है, और ये रिसेंट में सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 155 के आसपास। तो डेली चार्ट वालों के लिए सपोर्ट होगा, बट वो इतना इंपैक्टफुल नहीं होगा। रीजन इज 140 रुपीज के आसपास का ज्यादा होगा, क्योंकि वीकली मंथली पे वो ज्यादा बोला है और सिर्फ ये डेली पे बोल रहा है, तो हम इसको इतना इंपैक्टफुल नहीं मान सकते। ये हमारे पास क्लियर डाटा है। स्टॉक लिस्टिंग के बाद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगा इस ऊपर जाने की, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर डेली चार्ट पे भी ऊपर के रेजिस्टेंसेस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 195 के बाद में इमीडिएटली वहां पे 220 और 220-25 के आसपास का देखिए एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो मैं लाइन आपके सामने यहां लगाना चाहता हूं। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस रेंज होगा 220 से 225 के आसपास का, ये हमारे सामने निकल के आता है। आइए आगे बात करते हैं अभी रिसेंट के सपोर्ट की डेली चार्ट में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक 160-155 की रेंज में भी सपोर्ट बना रहा है स्टॉक, बट वो इतना इंपैक्टफुल नहीं हो सकता। रीजन हमें 140 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, यहां पे प्राइस एक्शन अच्छा खासा हो रखा है। कन्वर्ट करते हैं इसको वापस वीकली चार्ट पे, और फिर से डाटा को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक, यहां पर इस डाटा को अब समझते हैं और अब डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं आज की डेट में क्या किया जा सकता है। कभी भी कंपनी को हमने एनालाइज करा उसके बाद हमें डिसीजन बनाना होता है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या जो हमने जानकारी देखी बस वो सफिशिएंट है,
उसके अलावा हमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी और चीज़ें भी देखनी होती है बैंकिंग बिजनेस में, लेकिन मैं इतना इन डेप्थ एनालिसिस फिलहाल नहीं कर सकता और आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाहता हूं छोटे टाइम फ्रेम में। तो वो आपको समझाने के लिए हम लोग इतना ही डाटा देखेंगे। मैं मान के चलता हूं कि जो भी डाटा है वो चार्ट पे आता है, क्योंकि किसी को फंडामेंटली अगर अच्छा लग रहा है तो भी चार्ट पे वो बाय करेगा तो दिखेगा, सेल करेगा तो भी दिखेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम समझ के काम करेंगे। यहां पर फिलहाल बात कर लेते हैं कि किसी के पास मान लीजिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो वो अभी की डेट में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल रहते हैं वो हम समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास मान लो यहाँ पे ऊपर से लिया होता, इस प्राइस से कहीं से मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता, तो मेरा सबसे पहला तो रेंज यही होता जहां पे मैं इसको एक्यूमुलेट करता। ये मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे भी मैं इसको एक्यूमुलेट करने की सोचता। रीजन क्या है, कभी भी किसी कंपनी में मैं हमेशा ये देखता हूं कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। उसके फंडामेंटल्स ओके हैं, बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल भी ओके हो रहे हैं, तो फिर उसको देखा जाना चाहिए। और अगर टेक्निकल ओके नहीं भी है, फंडामेंटली कंपनी ओके है, मेरे हाई से काफी, मेरे बाय प्राइस से काफी टूट गई है, तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बचती है, दैट इज एक्यूमुलेट ऑन डिप। हर 10-15% की डिप पे मुझे लेना होगा, तभी मैं कॉस्ट अच्छी बिठा सकता हूं। या फिर सेकंड स्ट्रेटेजी होती है सेल ऑन राइज। तो अगर सेल ऑन राइज तो तब होगा जब मौका मिला। अगर किसी के पास यहां से लिया हुआ है तो उस बेचारे को मौका कहां मिला, सेल ऑन राइज का मौका मिला ही नहीं। और अब यहां पर जब स्टॉक 195 के ऊपर आता है तो एक अच्छी चीज क्रिएट हो सकती है। किसी की मान लीजिए एवरेज कॉस्ट जो है वो इस लेवल के आसपास है 160 150 और वो होल्ड कर रहा है, तो वो इस केस में क्या करेगा, उसको 140 के लेवल का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में 140 टूटता है तो फिर क्या हो सकता है, रिव्यू करना चाहिए। ध्यान रखने का मतलब उसको रिव्यू करना चाहिए। आगे बात करते हैं, किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टेड नीचे के प्राइस से है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास सिंपल ऑप्शन है, पार्टली प्रॉफिट बुक करना है तो पार्टली प्रॉफिट बुक करे। कहता है नहीं पार्टली प्रॉफिट बुक नहीं करना, अपने को राइड करना है, तो वो हमेशा 140 के लेवल का ध्यान रखेगा। देखिए मैं आपके सामने सारी संभावनाएं क्लियर करता हूं, मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, आपका रिस्क टेकिंग क्या है, लेकिन मैं संभावनाएं क्लियर करता हूं। आपके दिमाग में अगर आपकी मेंटेलिटी क्लियर है कि आपने लिया क्यों है, आपको रखना क्यों है, किस प्राइस से लिया है, कितने टाइम तक रखना है, आपका विजन क्या है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता मार्केट में। ये चीजें क्लियर नहीं है और इनको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं किया तो आप एक बार डिसिप्लिन तोड़ो, मार्केट आपकी कमर तोड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, इज देयर एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट चांस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटली हमें देखना होगा कंपनी कैसी है। तो फंडामेंटली इट इज वेरी गुड बिजनेस, गजब के फंडामेंटल है, खराब नहीं है। टेक्निकली कैसी है, टेक्निकली साइडवेज टू बुलिश है, ओके कह सकते हैं, खराब नहीं है। अब हमें यह भी देखना होगा कि आपके पास और बैंकिंग स्टॉक तो ज्यादा नहीं है पोर्टफोलियो में, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे बैंकिंग स्टॉक भरे पड़े हों। अगर ऐसा है तो फिर आपको उनमें से छंटनी करनी चाहिए कि कौन सा निकालना और किसके फंडामेंटल ज्यादा अट्रैक्टिव है, फिर उसको देखना होगा। अगर किसी के पास मानो बैंकिंग बिजनेस में कोई पोर्टफोलियो में है ही नहीं स्टॉक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बैंकिंग बिजनेस मतलब स्मॉल फाइनेंस, क्योंकि अभी हम स्मॉल फाइनेंस बैंक देख रहे हैं, तो फिर उसके लिए ये एक अट्रैक्टिव चीज हो सकती है या नहीं वो हमने क्लियर किया है फंडामेंटल और टेक्निकल देख के। तो राइट नाउ ट्रेंड ये है। अभी क्या किया जा सकता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के पास दो ऑप्शन होंगे। कोई विद एसएल काम करता है तो उसके लिए हमेशा 140 के लेवल अभी ध्यान में रखने लायक होगा। कोई कहता है कि नहीं मैं विदाउट एसएल करना चाहता हूं और नीचे डिप पे मिलेगा तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा, तो फिर उसे एक्यूमुलेट करना होगा, बाय ऑन डिप करना होगा। अब ये जो प्रोसेस होता है वो टाइम टेकिंग होता है, और ये जो होगा एसएल वाला, इसमें हमेशा 140 के नीचे आते ही उसको रिव्यू करना है क्विक कि भाई साहब क्या दिक्कत है, स्टॉक का चार्ट खराब हो रहा है, अगर हो रहा है कट क्लोज समाप्त, हाथों हाथ उसे फिर डिसीजन लेने होंगे। और कोई कहता है कि नहीं अपने को इन्वेस्ट कुछ नहीं करने का है, अपने को तो ये देखने का है कि स्विंग कहां है, तो अब स्विंग की बारी कर लेते हैं। बट ये हमने इतना क्लियर किया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें कौन कर रहे होंगे। अब ये कौन लोग होते हैं, ये समझदार प्लेयर्स हैं जो अभी इसमें इस टाइप से काम करेंगे। उनका रिक्वायरमेंट क्लियर है कि मुझे विद एसएल जाना है तो मैं 140 का ध्यान रखूंगा। कोई समझदार प्लेयर होता है वो कहता है मैं विदाउट एसएल जाता हूं, तो वो एक्यूमुलेट या फिर टाइम देने को तैयार होगा कि मैं धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करूंगा। अब जिसके दिमाग में मेंटलिटी क्लियर नहीं है कि उसे लेना क्यों है, विद एसएल विदाउट एसएल कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 2 साल तो मिनिमम, मैं यहां पे मिनिमम 2 साल की बात कर रहा हूं, मिनिमम बात कर रहे हैं, उतना तो कम से कम। रिटर्न भले ही उसको 2 महीने में 6 महीने में मिले वो अलग बात हो जाएगी, तो जिसका मिनिमम व्यू है वो इसको देख सकता है। यहां पे उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर है, और जिस बंदे की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है वो पछताएगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ध्यान रखना। और जिसका रिक्वायरमेंट क्लियर है उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब बात करते हैं इज देयर एनी फ्रेश स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, तो वो स्विंग ट्रेड भी हमें समझनी होगी। यस ये है, ₹195 के ऊपर क्लोज सस्टेन कर दे, तो ये क्लोज एंड सस्टेन अगर हो जाए तो डेफिनेटली हो सकता है। अब देखिए वो आप डेली चार्ट्स पे भी देख सकते हैं क्लोज एंड सस्टेन कैसे होता है, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम देखना पड़ता है। अगर है तो यहाँ पे एक स्विंग उस टाइम पे एक्टिव होगा, उस केस में ₹160 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, 160 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और स्टॉक यहां से जो है जिस हिसाब से फॉर्मेशन है उस हिसाब से बता रहा हूं, इसकी अपर रेंज रेजिस्टेंस की क्या होगी 220 से 25, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज होगी। इसके लिए यहां पर
220 से 25 के ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज होगी, उसके बाद में ₹240 ये सेकंड रेजिस्टेंस की इसके लिए रेंज हो सकती है 240 के आसपास, एंड देन स्टॉक जो है वो उसके बाद में 265 प्लस के जो गेट है वो खोलता हुआ नजर आ सकता है, वो स्विंग वालों के लिए। बट ये क्या है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बैंकिंग में क्विक न्यूज आती है, क्विक कुछ भी हो सकता है, तो ये क्लियर करना होगा कब कहां कैसे बुक करना है। स्विंग वाले जब इसके ऊपर होंगे तो वो डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो हम रिटेल भाइयों को फंसना नहीं है, हमें भी क्लियर करना है कि हम स्विंग के लिए ले रहे हैं तो हमें क्विक बुक कैसे करके निकलना है, क्योंकि स्विंग किस लिए होता है, बुक करने के लिए होता है, ले फटाफट दे फटाफट, ट्रेडिंग वही है। और ये स्विंग 2-4 महीने के आसपास के होते हैं, तो हमें उस पर रडार पे रख के लाइन में लगा के देखना होता है कि भाई अभी क्या हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही चलेगा तो काम खत्म। और 160 उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 195 के बाद। अब कई लोग फ्रेश इन्वेस्ट करके बैठ गए, जैसे समझना कई लोग इन्वेस्टमेंट नीचे से करके बैठे हैं, आज उनके लिए ट्रेलिंग ये है, जैसे ही स्टॉक 195 के ऊपर चला जाए उनका ट्रेलिंग शिफ्ट होकर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। स्टॉक आ गया 220-25 के आसपास, उनका ट्रेलिंग शिफ्ट होकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। स्टॉक आ गया 240 के आसपास, उनका ट्रेलिंग शिफ्ट होकर 200 के आसपास हो गया। 260 आया वो 220 हो गया। इस तरह उनकी ट्रेलिंग चलती रहती है, वो ट्रेल करना जानते हैं, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप ट्रेल करना नहीं जानते फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कर लिया तो फिर या तो उस पार या फिर वापस वो आपका पूरा प्रॉफिट जो वो कागजों में रह जाएगा, शेयर उसी प्राइस पे आ जाएगा जिस पे आपने खरीदा है। तो ये आपको सारी चीज आनी चाहिए, कोई भी आपको दूसरा गाइड नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को कोई 2 साल बाद देखिए और शेयर जो है ऑलरेडी मानो 300 रुपए का हाई बना के वापस 100 रुपए आ जाए, फिर रोए चिल्लाए हाँ देखो 2 साल में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई साहब, मोमेंटम मिला था ना, अपने को ट्रेलिंग एसएल के साथ जाना था, निकलना था टाइम पे। ऐसे थोड़ी होता है कि बाद में कोई क्रैश नहीं आएंगे तो ये नीचे नहीं आएंगे। हमें ट्रेलिंग एसएल क्लियर करना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। सूर्योदय के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आए तो मैंने ये वीडियो आपके लिए दिया है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ध्यान रखिए, अगर ऐसी टेक्निकल एनालिसिस आप भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ सीख सकते हैं। वेव एनालिसिस में 1-to-1 प्रोग्राम होता है, मैं एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए या फिर इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए या व्हाट्सअप करिए। हमारी टीम आपसे 24 से 48 घंटे में संपर्क कर लेगी, या फिर आप व्हाट्सअप करके अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं कि मैं वेव एनालिसिस की डिटेल भेज दीजिए, मैं जानना चाहता हूं क्या है, तो टीम आपको डिटेल भी भिजवा देगी। साथ में चैनल की मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, डायमंड मेंबरशिप लेकर लाइक हमारे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे कि लाइव चैट होता है यूट्यूब में, सेम वैसा ही वो होता है कि आप अपने क्वेश्चन लिखते हैं स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, और हम उनको देखते हैं कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। वो डिस्कशन डायमंड ग्रुप में होता है। और एसटीपी चार्ट स्कैनर में मुझे जो चार्ट अट्रैक्टिव लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, ताकि आप उन पर अपनी स्टडी करें और काम में ले सकें। जुड़ के देखना चाहें 1 महीने जुड़ के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से काम होता है। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1-to-1 होता है, एक समय में मैं एक ही इंसान को सिखाता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, 1 महीने में मैं 3-4-5 लोगों से ऊपर ट्रेनिंग नहीं कर सकता, इतने ही लोगों की ट्रेनिंग होती है। कई लोगों को 2-2 महीने भी लग जाते हैं, तो बहुत कम लोगों को मैं एडमिट करता हूं और 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करें तो बेटर होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।